नमस्कार, जहाँ चाहा वहाँ रहा कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। इस कार्यक्रम के ज़रिए हमारी कोशिश रहती है कि हम आपको मिलवाएं ऐसी पर्सनालिटी से, ऐसे विमेन अचीवर से जिन्होंने भारत का नाम नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर रोशन किया है। इसी कड़ी में आज हम खास तौर पर बात करेंगे भारतीय महिला कबड्डी टीम की कोच और जानी मानी एक ऐसी महिला जिन्होंने रोज़ एक नए सेट को टारगेट किया और किस तरह से आगे बढ़ती गई और जिन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड और पद्मश्री से भी नवाजा जा चुका है। जी हाँ, हम बात करेंगे सुनील डबास से। आइए देखते हैं उनका ये सफ़र कैसा रहा। रूढ़िवादिता, बंदिशें और मुश्किल चुनौतियों के बीच खुद के लिए राह बनाना आसान नहीं होता, लेकिन जब हौसले बुलंद हों और इरादे मजबूत तो फिर कुछ असाधारण होता है, कुछ ऐसा जो कई पीढ़ियों के लिए आदर्श बन जाता है। अपनी मेहनत और उपलब्धियों से भारतीय कबड्डी और समाज के लिए एक ऐसी ही आदर्श हैं डॉक्टर सुनील डबास। अपनी बड़ी बहन से कबड्डी की प्रेरणा लेने वाली सुनील की राह कभी भी आसान नहीं रही। सामाजिक बाधाओं ने उन्हें कई बार ये एहसास कराया कि हरियाणा के झज्जर जिले के एक छोटे से गांव में वो जो करना चाहती हैं वो अंगारों पर चलने के बराबर है। लेकिन पढ़ाई लिखाई में शुरू से ही अव्वल रहने वाली सुनील के कदम कहां रुकने वाले थे। पहले स्थानीय टूर्नामेंट, फिर क्षेत्रीय प्रतियोगिताएं, राज्य स्तर की प्रतियोगिताएं और उसके बाद सुनील का भारत की कबड्डी टीम में शामिल होने का सपना भी पूरा हुआ। एक खिलाड़ी के तौर पर कई उपलब्धियां हासिल करने वाली सुनील ने उसके बाद कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा। जिन चुनौतियों और परेशानियों से होकर एक लड़की के नाते वो गुजरी थी, उन्होंने उसे बदलने की ठानी। सुनील भारत की राष्ट्रीय कबड्डी टीम की कोच बनी, एक ऐसी कोच जिस पर देश को नाज है। आज हम बात करेंगे पद्मश्री और द्रोणाचार्य अवार्ड से सम्मानित भारत को 8 गोल्ड मेडल, इंटरनेशनल गोल्ड मेडल दिलवाने वाली महिला कबड्डी टीम की कोच सुनील डबास से। सुनील डबास का हम स्वागत करते हैं और उनसे जानते हैं कि उनका ये सफ़र कैसा रहा और कितना आसान रहा, लेकिन क्या कुछ चीज़ें थी जिनको पार करके वो आगे तक पहुंची है। सुनील डबास जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम जहाँ चाहा वहाँ रहा में। धन्यवाद मैम जी। इतने सारे अवार्ड्स, इतनी सारी आपको उपाधियां मिली और उसके साथ लगातार 8 इंटरनेशनल गोल्ड की अगर हम बात करें, किसी ने सोचा नहीं था कि कबड्डी जैसे गेम में आप उभर कर आएंगी। खुद आप एक बहुत अच्छी प्लेयर रही हैं, साथ ही आपने जो एक पौध तैयार कर दी कबड्डी टीम की, वो तो बहुत ही काबिले तारीफ है। कैसे शुरुआत हुई? देखो मैम, मैं सबसे पहले तो गांव से निकलना बहुत मुश्किल होता है और एक छोटा सा गांव, ऐसा मैंने कभी सोचा भी नहीं था। खैर, मैं जो आज यहाँ तक पहुँची हूँ और इस सफ़र के लिए ना तो कभी सपने देखे थे, ना ही ये पता था कि मैं कहाँ पहुँच पाऊँगी। लेकिन आपकी वो जो बात है कि जहाँ चाहा वहाँ रहा, तो मैं जहाँ जहाँ चाहती गई और जहाँ जहाँ मुझे ये दिखता गया कि मैं कुछ सपने देख सकती हूँ, वहाँ मुझे रास्ते तो ढूंढने भी पड़े और रास्ते कई बार बिगड़े हुए रास्तों को सुधारना भी पड़ा। और उन रास्तों में जितने कांटे पत्थर के ऑब्स्टेकल्स, हर्डल्स थी, उन सब को पार करना या उन सब को, जैसे भी गांव के माहौल को आप समझ सकती हूँ कि गांव में किस टाइप की हर्डल्स होती हैं और लड़की के लिए खासकर। और मेरा तो वो गांव है जो झज्जर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, मोहम्मदपुर माजरा, जिसमें झज्जर डिस्ट्रिक्ट का तो वैसे ही सेक्स रेशो है वो सबसे ऑल ओवर इंडिया लोवेस्ट रेट पे रहा है। और उस समय तो लड़कियों को बाहर निकलना बड़ा मुश्किल था। तो वैसी ही कंडीशन से और वैसी सर्कमस्टांसेस मेरे सामने थी और एक गांव में रहते हुए उस गांव से निकलना थोड़ा मुश्किल था। लेकिन जब आदमी की चाह होती है तो रास्ता तो बन ही जाता है। बिल्कुल।
और ऐसा नहीं है कि आपने खेलों में नाम कमाया, अगर हम देखें तो आप बीए आपने मैथ्स में की हुई है, पब्लिक एडमिन में आपने एमए की हुई है, उसके अलावा आपने नेट क्वालिफाई किया हुआ है, पीएचडी की हुई है, और आपके कितने हम कहेंगे जनरल्स, पेपर और जो रिसर्च हैं वो पब्लिश हुई है। आप लिखती भी बहुत अच्छा हैं, आपकी बहुत सारी किताबें पब्लिश हुई हैं, योगा पर आपने बहुत काम किया है। तो सिर्फ ये नहीं कह सकते कि खेलों से आप जुड़ी, आपने पढ़ाई पर पूरा ध्यान दिया। तो ये पढ़ने का और खेलों का सामंजस्य बिठाना ये कहाँ से सीखा आपने? देखो, मैं सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मेरे फादर ने बचपन में जब हम छोटे थे तो एक बार 62 का वार युद्ध जो चाइना इंडो चाइना वार लड़ा था, तो वो आर्मी में भर्ती हुए। उन्होंने बाहर का एरिना देखा, तो वो चाहते थे मेरे फादर कि बेटी को मैं कुछ स्पोर्ट्स में आगे बढ़ाऊँ। और वहीं मेरी जो मदर का जो एक सपना रहता था, मेरी मदर हालांकि 4-5 क्लास तक पढ़ी थी, पढ़ी नहीं है, तो 4th-5वीं क्लास तक स्कूल गई थी। तो उनको जो टैम्प्ट करता था कि एक टीचर आती है और वो अपना बैग लटका के आती है, तो माँ सोचती थी कि मैं बेटी को ना ऐसे एक टीचर बनाऊं जो बैग लटका के अपने डेली स्कूल में जाए, पढ़ाने जाए। तो एक दोनों के मन में कहीं ना कहीं उनके सपने जो वो बुनते हैं पेरेंट्स अपने बच्चों के लिए, तो फादर का जो सपना था वो स्पोर्ट्स में कहीं डालने का था, मदर का जो सपना था वो कहीं टीचिंग लाइन में मेरे को भेजने का था। तो उन दोनों के सपनों को कहीं ना कहीं मैंने अपने अंदर समाया। और एजुकेशन जो है वो गांव में एजुकेशन का बहुत बड़ा दायरा नहीं है, और खासकर मेरे गांव में तो 5वीं क्लास में तक का मेरा गवर्नमेंट स्कूल है। गांव में है ही नहीं, गांव में कुछ फैसिलिटीज़ नहीं है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल का एजुकेशन का कुछ है ही नहीं। तो वहाँ पे 5वीं क्लास के बाद दूसरे गांव में पढ़ने के लिए लड़कियां बहुत कम जा पाती हैं। लेकिन मेरे पेरेंट्स ने जो है, उनके अंदर एक डेडिकेशन था कि नहीं, मुझे बच्चों को आगे निकालना है। हम 6 बहन भाई हैं, तो सभी को पढ़ाना है, आगे कुछ बढ़ाना है, कुछ करके दिखाएंगे बच्चे। तो उनके मन में एक जुनून था। तो आगे गर्ल्स स्कूल था 10th क्लास तक जो है दूसरे गांव में। उसके बाद जो सबसे बड़ा बैरियर वो मेरे सामने ये था कि 11th-12th जो है वो हमारे वहाँ पे कोएड स्कूल था, गर्ल्स स्कूल नहीं था। तो ज़्यादातर हमारा 99% जो है ड्रॉप आउट हो जाता है वहाँ पे कोएड को देख के। यानी कि लड़कों के साथ पढ़ने भेजने में माँ बाप को थोड़ी दिक्कत आती थी, या उस वक्त सोच ऐसी थी? सोच ही ऐसी थी। दिक्कत तो क्या है कि वहाँ ऐसा एनवायरनमेंट ही नहीं था, कभी लड़की कोई पढ़ी ही नहीं थी, कोई निकली ही नहीं थी। तो एक जो कोई प्रेसिडेंट सेट हो चुका होता है फिर तो लोग शायद उसको फॉलो कर लेते हैं। लेकिन वहाँ पे डेवलपमेंट है जो इंडिया का एजुकेशन का किसी भी चीज़ का ट्रांसपेरेंट वो वहाँ पे पेनिट्रेट हुआ ही नहीं था। जब डेवलपमेंट वहाँ पे नहीं पहुँचा, उनको पता ही नहीं कि एजुकेशन का क्या वैल्यू है या क्या चीज़ है एजुकेशन। तो वहाँ कोएड गवर्नमेंट स्कूल थे, लेकिन कोएड में लड़कियों का जाना मतलब इक्की दुक्की, हमारे जैसी कोई पेरेंट्स बहुत ही ज़बरदस्ती अगर कोशिश करते हैं और माँ बाप सारी जो सोसाइटी के जो प्रभाव है उसको झेलते हैं, तो उनके बच्चे गए हैं, अदरवाइज कोई जाता ही नहीं था। तो मेरे पेरेंट्स में उनमें से एक थे। हालांकि ज़्यादातर उन पेरेंट्स के बच्चे ज़्यादा, इनके पेरेंट्स पढ़े लिखे थे, मेरे तो पेरेंट्स भी अनपढ़ थे। तो वहाँ पे भेजना उनके मन में एक ख्वाहिश थी कि बच्चे पढ़ें। और ख़ासकर इसमें मेरी बड़ी सिस्टर का रोल बहुत बड़ा है। उनको क्या है 10th क्लास के बाद उसकी इच्छा थी कि मैं कुछ करूं, क्योंकि वो अगर स्पोर्ट्स में रहती तो वो पीटी उषा के बराबर होती, इतनी अच्छी एथलीट थी। उसकी 5'10" हाइट और बहुत अच्छी एथलीट थी। उसने सूट पहन के, सलवार सूट में हाई जंप में मेडल जीता है। तो वो कबड्डी भी खेलती थी, हाई जंप पर भी बहुत सारे गेम उसने खेले हैं। तो उसके मन में एक दबी हुई इच्छा रह गई, जो उसकी 10th क्लास के बाद, जैसे गांव का प्रेशर होता है, सामाजिक प्रेशर, उसकी 10th क्लास के बाद शादी कर दी। बहुत छोटी छोटी लड़कियों की शादी कर देते हैं। तो वो उसके बाद मेरी सिस्टर ने बड़ा स्टेप लिया कि नहीं, मेरी तो शादी होगी, उसके बाद इनको खेलने दो, इनको स्पोर्ट्स में जाने दो और एजुकेशन में आगे निकलने दो। तो उसने भी एक घर में स्टेप लिया। और मेरे फादर का तो मन था ही कि मैं बच्चों को आगे भेजूं। तो वो दोनों जो है, और मेरी मदर, तो तीनों ने समाज के सामने खड़े होकर हमें आगे रास्ता दिया। और उनकी जो बदौलत है हम आगे बढ़ते चले गए। मैं तो आज भी ये कहती हूँ कि कोई भी माँ बाप अगर और बहन भाई जो भी हैं घर में, अगर साथ मिल के एकजुट होके और समाज की गलत चीज़ें हैं या समाज में कोई चीज़ नहीं है तो उसको आगे बढ़ाने के लिए अगर खड़े हो जाते हैं तो लड़कियां तो सक्सेस हो सकती हैं, बशर्ते कि पेरेंट्स का सपोर्ट चाहिए। तो माँ के सपने को पूरा किया, बहुत अच्छी पढ़ाई आपने की, लेकिन पिता के सपने को भी पूरा किया। शायद वो जनरेशन ही ऐसी थी जिन्हें लगता था कि मैं आई वांट दिस एंड दैट ऑल्सो, मुझे यहाँ पर भी नाम कमाना है और वहाँ पर भी। एक चीज़ और, कितना आसान था गाँव में कबड्डी खेलना, आगे निकलना और एक नाम कमाना? क्या वहाँ कुछ दिक्कतें आई जब हम चैलेंजेस की बात कर रहे हैं? तो
गांव में कुछ था ही नहीं, खेल भी नहीं था हमारे गांव में, बस खेल पुरुषों के लिए था। हमारे गांव में एक होली का फाग का त्यौहार होता है जी। तो उस फाग में जेंट्स की कबड्डी होती है और पुरुषों के लिए वहाँ पे एक दो इवेंट और भी होते हैं। तो वो कहीं ना कहीं लड़कियों को भी टेम्प्ट करते हैं कि हम भी, काश हमें भी ये ऐसा मौका मिला होता। और एक फाग की परंपरा हमारे हरियाणा में खासकर होती है, जिसमें रात में लेडीज़ हैं वो कोई ना कोई इंटरटेनमेंट के लिए, ये कबड्डी वहाँ पे इंटरटेनमेंट का साधन था। रात में मेरी माँ जो है, हमारे एक चौराहे के ऊपर मिट्टी रेत वगैरह पड़ा होता था और सारी लेडीज रात में, जब फाग का महीना एग्रीकल्चर से थोड़ा सा फ्री होता है, बहुत ज़्यादा काम नहीं होता, तो रात में लेडीज अपना इंटरटेनमेंट करती थी, गीत वगैरह गाती थी, उसी में वो कुछ गेम खेलती थी। तो उसमें कबड्डी खेलते थे हमारे चौराहे पे। अच्छा। और मेरी माँ तो कबड्डी की बहुत अच्छी प्लेयर थी उस लोकल टीम में। हाँ। और अपनी टीम की कैप्टन भी होती थी। तो मेरी माँ की टीम में बहुत सारी लेडीज आती थी कि हम तो सावित्री की टीम में जाएंगे। अच्छा। तो हम लोग ये, मेरी माँ को कहीं हम देखते थे तो अच्छा लगता था कि हाँ माँ कबड्डी खेलती है। तो एक कहीं मैं समझती हूँ कि ये गुण जो स्पोर्ट्स के थे, ये कहीं ना कहीं मेरे माँ बाप के डीएनए में थे। मेरे फादर भी बहुत जेनेटिकली, मेरे फादर भी मतलब अपनी बॉडी को, फिजिक को तराशते थे, रेसलिंग भी करते थे, कबड्डी भी करते थे। और वो सर्कल स्टाइल कबड्डी जो है 1 to 1 वाली, वो मेरे फादर बहुत खेलते थे। तो ये जो कबड्डी का कहीं ना कहीं सिलसिला मैंने मेरे घर से, मेरे फादर के और मदर के खून में देखा है। लेकिन कबड्डी वहाँ पे सिर्फ व सिर्फ इंटरटेनमेंट के लिए थी। कबड्डी कोई गेम के रूप में नहीं था, कोई गेम के रूप में नहीं था, किसी अवार्ड के रूप में नहीं था। यस। और लड़कियों के लिए था ही नहीं, लड़कियों के लिए ओपन दायरा में आके था ही नहीं। तो और कोई ट्रेनिंग सेंटर नहीं था, कोई फिटनेस सेंटर नहीं था। हाँ, एग्रीकल्चर में हमारा एक, मैं उसको आज के ज़माने का मॉडर्न जिम कहूँगी, जो मैं एग्रीकल्चर में, मैं सुबह जैसे उठ के घर से, कुआं हमारा काफ़ी दूर होता था, तो 1-1.5 किलोमीटर 2 किलोमीटर कुआं, वहाँ से हम पानी खींच के लेके आते थे मटके सिर पर ढोके। तो वो जो एक पानी, जब हमारी जो कुआं होता था उसके ऊपर नीचे झुक के पानी हम खींचते थे हाथों से, तो वो ऑटोमेटिक है, वो हाथों की एक हमारी फिटनेस ट्रेनिंग होती थी, डंबल्स की तरह, स्टैमिना, एजिलिटी, एनर्जेटिक जो बॉडी में कंपोनेंट होना चाहिए इन खेलों के लिए, वहाँ से आया। और वो जितनी स्पीड से मैं टाइम का मैनेजमेंट मैं शुरू से करती आई हूँ। मैं कैसे टाइम मैनेजमेंट करती थी, मुझे 8 बजे अगर कॉलेज के लिए निकलना है तो मुझे सबसे पहले, मुझे इतने काम करने पड़ते थे। 4 बजे मैं उठती थी, 4 बजे उठ के सबसे पहले हमारे भैंसों का काम होता था, भैंस बैल, उनका सब गोबर वगैरह सब उठाना, उनको चारा काट के देना। और तब तो हमारे गंडासे ऐसे हाथ से चलाने वाले होते थे, तो वो सारी फिटनेस ही थी। और मैं इतने मटके, अगर मेरे को 10-15 मटके भर के लेके आने हैं तो मैं स्पीड से, हर मटके का मेरा टाइम बंधा होता था कि मुझे इतनी देर में एक मटका भर के घर पे लेके आना है। तो 4 बजे से लेके 8 बजे तक मुझे 4 घंटे काम करना था विदाउट स्टॉप। ये जो 4 घंटे का था, ये मेरा हार्ड वर्क का फिजिकल वर्कआउट था। और ये 4 घंटे मैं घर का वो सारा काम करती थी। खेतों से मैं ज्वार बाजरा जो घास वगैरह काट के लेके आती थी, भैंसों का गोबर पानी का सारा काम करती थी, पानी के मटके भर के लेके आती थी, घर का भी सारा झाड़ू पोछा सारा काम करती थी, गोबर के उपले भी थाप के जाती थी। अच्छा। तो ये, और सर के ऊपर वो सारा गोबर वहाँ पे डाल के आना, वहाँ उपले बनाना। तो ये सारा जो काम एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, वो सारा काम मैं करके उसके बाद मैं 8 बजे 4 घंटे में मैं वो सारा काम कंप्लीट करती थी। तो वो मेरा रूटीन वर्क था। और वो रूटीन वर्क ही मेरी फिटनेस, मेरा एंड्योरेंस, मेरी स्पीड, मेरी स्ट्रेंथ, मेरी पावर, वो सारा डेवलपमेंट है वो वहाँ से होता था। मुझे कोई मॉडर्न जिम जाने की ज़रूरत नहीं थी। बिल्कुल ठीक कहा। जैसा कि अभी हमने जाना कि शादी से पहले घर के में, मायके में जिस पारिवारिक जिम्मेदारी को इन्होंने निभाया, और जैसा ये कह रही हैं कि उस वक्त कोई जिमिंग नहीं होता था, कोई वेट ट्रेनिंग ऐसी कुछ नहीं दी जाती थी, लेकिन ये तो स्वाभाविक है, जितना काम ये घर का निपटा कर फिर स्कूल जाती थी, वही चीज़ें इन्होंने अपने ससुराल में भी की। घर की सारी जिम्मेदारियां निभाई, एक अच्छी पढ़ाई के साथ जब वो शादी के बाद इस घर में आई, तो क्या कुछ जिम्मेदारियां थी जिन रिलेशनशिप को इन्होंने संवारा, उसको नर्चर किया। आइए जानते हैं इनके हस्बैंड का क्या कहना है इस बारे में। सबसे पहली बात यह है कि हमारे पूरे परिवार को सुनील की इन सभी उपलब्धियों पे बहुत गर्व है। और निश्चित रूप से उसके अंदर बहुत सारी ऐसी क्वालिटीज़ हैं, अगर मैं शायद गिनवाना शुरू करूं तो बहुत लंबा समय लग जाएगा। उनमें से कुछ जो बहुत ज़्यादा विशेष हैं उनका मैं जिक्र करना चाहूँगा आपसे। सबसे बड़ी बात है कि उसके अंदर टाइम मैनेजमेंट की एक ऐसी खूबी है कि वो हर जिम्मेदारी के लिए टाइम निकाल पाती है, हर जिम्मेदारी के लिए पूरी शिद्दत के साथ अपना जो उसका किरदार है, जो उसका उसमें रोल है,
उसको वो पूरा करने की हर तरह से काम करती है। मतलब डिसिप्लिन है, बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन लाइफ में रहती है। और दूसरी चीज़ है कि जितने भी रिश्ते हैं उन सभी को वो पूरी जिम्मेदारी और पूरी प्यार विश्वास के साथ निभाती है। तो इस वजह से कभी भी पूरे घर में सबसे ज़्यादा प्यार उसको मिलता है। और शायद मेरी फैमिली में सबसे ज़्यादा, मुझसे भी ज़्यादा मेरे मम्मी पापा उससे ज़्यादा प्यार करने लगे थे और उसके ज़्यादा करीब थे। और ऐसे बहुत सारे वाक़ये हैं कि मतलब आप उनसे अंदाज़ लगा पाएंगे कि कैसे उसका अटैचमेंट उनसे बहुत ज़्यादा हो गया था। तो ऐसा कोई किस्सा जानना चाहेंगे आपसे? जब एक थोड़ा सा वो था एक मुश्किल सा समय कि मेरे पापा से बहुत ज़्यादा अटैच थी और बहुत ज़्यादा उनसे वो इसके गेम के और उसके क्रिटिक भी थे एक तरह से। तो वो इसको बताते भी रहते थे। जब एशियन गेम्स चल रहे थे 2010 के, तो उस समय वो पूरा लगातार चाइना में थी, वहाँ से उनसे बात भी होती थी, लगातार वो बताते भी रहते थे, बातचीत भी होते रहती थी। लेकिन एक मुश्किल की घड़ी तब आई कि जब ये वहाँ से मेडल, गोल्ड मेडल जीत के आए, हम लोग पापा भी थे साथ में, और लेकिन उसके तुरंत बाद उनकी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई। और जिस दिन इसका एक गांव में फेलिसिटेशन प्रोग्राम था, उस दिन उनकी तबीयत थोड़ी ज़्यादा बिगड़ गई, वो नहीं आ पाए। तो ये इस हद तक वो थी कि नहीं, हॉस्पिटल से जाने के लिए तैयार नहीं थी कि नहीं, चाहे फंक्शन रद्द हो जाए, मैं पापा के पास ही अभी रहूँगी। तो ये जो कमिटमेंट है फैमिली को लेकर, जो कमिटमेंट है, ये जो विश्वास है, ये जो संबंधों के प्रति एक अपना सम्मान और वो है, ये चीज़ इसको बहुत ज़्यादा विशेष बनाती है। बच्चे अपने माँ बाप की आंखों के तारे होते हैं और जब बच्चे कुछ बड़ा कारनामा करते हैं तो माँ बाप की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। डॉक्टर सुनील डबास के माँ बाप को भी अपनी बेटी पर फख्र है। और अब हमारे साथ हैं सुनील डबास के पिता अतर सिंह जी, और उनसे जानते हैं कि सुनील डबास की वो कौन सी खासियत है जिसको वो आगे लेकर गई और पूरे देश का नाम रोशन कर रही हैं। बेटी को पढ़ाओ और बेटी को खिलाओ। माता अब तक इनके बच्चे थे ना, उन्हें भी सलाह देते बेटा पढ़ाओ और खिलाओ। सुनील तो इन मैडम ने बढ़िया बना दी, सारा काम आप करे है, बाज सारा घर का भी बाहर का भी, सब बच्चों का बहुत सहायता करे है। बेटी बेटा एक समान बन गया और ऐसा है सब न बनाओ। बच्चों ध्यान करो, माँ बाप की सेवा करोगा तो मेवा खाओगा। लगभग 1.5 दशक की कोचिंग करियर में सुनील ने एक से बढ़कर एक कई उपलब्धियां हासिल की हैं। देश का मान बढ़ाया है, अपनी मेहनत और सूझबूझ से कई विश्व स्तरीय खिलाड़ियों को तैयार किया है। किसी जमाने में लड़कों के तानों से परेशान रहने वाली सुनील आज लड़कों को भी कबड्डी की ट्रेनिंग देती हैं। बहुत कम समय में सुनील आज सिर्फ एक खिलाड़ी और कोच से कहीं ज्यादा एक संस्थान बन गई हैं। एक ऐसी मार्गदर्शक जिनकी उंगली पकड़कर हजारों खिलाड़ी अपना भविष्य संवार चुके हैं। डबास की विशेषता यह है कि कबड्डी में आगे रहने के साथ उन्होंने पढ़ाई लिखाई में भी मां बाप का खूब नाम रोशन किया। गणित विषय से स्नातक करने के बाद सुनील ने लोक प्रशासन में एमए किया। बाद में फिजिकल एजुकेशन में भी उन्होंने विश्वविद्यालय में टॉप रहते हुए गोल्ड मेडल के साथ पीजी की शिक्षा पाई। शिक्षा पाने की इच्छा निरंतर जारी रही और डॉक्टरेट की उपाधि पाने के लिए पीएचडी भी की। वर्तमान में राजकीय द्रोणाचार्य महाविद्यालय गुड़गांव में फिजिकल एजुकेशन की विभागाध्यक्ष हैं। डॉक्टर सुनील का ये शानदार सफर जारी है। मैं पिछले 4 साल से कबड्डी खेल रहा हूँ डबास मैम के साथ। मैं आगे चलकर डबास मैम की तरह हमारे हरियाणा और अपने कॉलेज का और पूरे देश का नाम रोशन करना चाहता हूँ। हम कबड्डी 2 तरह से खेलते हैं। यहाँ पर ग्राउंड में 2 तरह का होता है, मिट्टी का ग्राउंड होता है, एक मैट का ग्राउंड होता है। पहले जब हम कॉलेज में आए थे तब हमें मैट का प्रोवाइड नहीं था, पहले हम मिट्टी में ही खेलते थे, प्रैक्टिस करते थे। मैम के आने के बाद हमसे मतलब ग्राउंड मिला, हमें बहुत सी फैसिलिटी मिली यहाँ खेलने के लिए। ज़्यादातर इस ऑडिटोरियम को मतलब स्पोर्ट्स के लिए ही यूज़ किया गया। हमें मैम के द्वारा मैट भी प्रोवाइड किया जा चुका है और अलग अलग ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ भी हमें मिलती हैं। हमें जिम प्रोवाइड किया गया है, हमें
पर्सनल ट्रेनर्स भी मिलते हैं जो हमारी फिजियोथेरेपी भी करते हैं और अलग अलग चीज़ों में भी मदद करते हैं। मैम जब कोचिंग पे नहीं थी तो हमारा मेडल टैली नीचे हो गया था, अब दोबारा मैम गई हैं तो सैफ गेम्स में गोल्ड मेडल आया है। हमारी मैम जो है लड़कों को और लड़कियों को साथ में प्रैक्टिस कराते हैं, जिससे हमें लड़कों से थोड़ी ज़्यादा टेक्निक सीखने को मिलती है। अगर हम दिल से मेहनत करते हैं, हम सोचते हैं कि हमें देश के लिए खेलना है या फिर हमें अच्छे से खेलना है, तो फिर तो कामयाबी हमारे पीछे घूमेगी। और पैसा जो हम बोलते हैं ना, हम पैसा कमाने के लिए नहीं, अगर हम दिल से खेलें, अपने देश के लिए खेलें, तो फिर पैसा तो अपने आप आएगा अपने पास। हम हरियाणा की छोरियां छोर आते कमनास है, हम भी आगे जाएंगे और नाम रोशन करेंगे देश का। जिस जमाने में सुनील खुद को एक कबड्डी खिलाड़ी के रूप में तैयार कर रही थी, उस समय जिम की व्यवस्था न के बराबर थी। ऐसे में उन्होंने योग और प्राणायाम के सहारे खुद को फिट बनाया और आज उसी योग और प्राणायाम की शिक्षा वो नए कबड्डी खिलाड़ियों को दे रही हैं। सुनील ने योग और प्राणायाम पर आधारित कई किताबें लिखी हैं और दिन की शुरुआत वो आज भी अपने खिलाड़ियों के साथ योग और प्राणायाम के जरिए ही करती हैं। कबड्डी में एक 30 सेकंड का जो हम कैंट लेते हैं, सांस को रोक के रखना, तो योग से प्राणायाम से हमें सांस रोकने की जो एक मैक्सिमम लिमिट है वो प्रोवाइड होती है। और कबड्डी एक विग्रस गेम है तो उसमें सांस का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो हमें अपने भारतीयता से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। अगर हम भारत के पुराने उसमें जाएं तो हमें स्पोर्ट्स के बारे में, एक्टिविटीज़ के बारे में बहुत अच्छे से मिलता है। तो योग में अगर हम जाना चाहेंगे तो योग में एक सहनशीलता, जैसे खिलाड़ी के अंदर कई बार स्पोर्ट्स में कई डिसीजन गलत हो जाते हैं तो उसके अंदर गुस्सा बहुत आता है। डिसीजन कई बार, क्योंकि ह्यूमन एरर है वो कई बार आती हैं, तो वो गुस्सा को कैसे सहनशीलता में कन्वर्ट करे, कंट्रोल करे। और खिलाड़ी को मैच के दौरान अपने माइंड का बैलेंस बना के रखना है, तो मेंटल बैलेंस है वो कैसे स्टार्ट करे। तो योग से हमें मेंटल बैलेंस मिलता है, इंटरनल जो रेस्पिरेशन है उसका रिजर्व बढ़ता है, इंटरनल पावर बढ़ती है। योग से हमारी जो पहली स्टार्टअप है वो योग से होती है। और योग के प्रति, हमारी भारतीयता के प्रति बच्चों में भी एक प्रेम डेवलप हो और भारतीयता के प्रति बच्चों में अपने देश के प्रति, क्योंकि कोई लड़ेगा तो वो तभी लड़ेगा जब अपने देश के बारे में पहले सोचेगा, अपने देश के बारे में सपने देखेगा और अपने देश के लिए फाइट करेगा। उसमें फाइटिंग स्पिरिट और नेवर गिव अप की जो सिचुएशन है वो तभी डेवलप होगी जब वो अपने देश के लिए सपने देखेगा। इसलिए मैं स्टार्टिंग में उनको भारतीयता के इनपुट से लबरेज करके आगे बढ़ाती हूँ। स्पोर्ट्स क्या है कि आज सुपर स्पेशलिटी का ज़माना है, कट थ्रोट कॉम्पिटिशन्स हैं और खिलाड़ी है वो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के अंतर से मेडल का कलर चेंज हो जाता है। तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमें खिलाड़ी के हर एक पॉइंट पे काम करना पड़ता है। उसकी मेंटल टफनेस पे काम करना पड़ता है, उसकी फिटनेस ट्रेनिंग, उसकी टेक्निकल ट्रेनिंग। तो हम एक खिलाड़ी को जब हम बेसिक लेवल पे इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की सारी फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करेंगे तो हम उसको खिलाड़ी बनाने में कामयाब नहीं हो पाएंगे। तो हमने यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज है, गवर्नमेंट कॉलेज में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का इनके पास मैट है। पहले मिट्टी में खेलते थे, जब तक हम इंटरनेशनल लेवल पर पहुँचते हैं तभी अब अगर हम खिलाड़ी को मैट प्रोवाइड करवाएंगे तो वो खिलाड़ी उस लेवल का प्रिपेयर नहीं हो पाता। तो हमने स्टार्टिंग में ही गवर्नमेंट से मैंने ये मैट की डिमांड करी तो गवर्नमेंट ने हमें मैट दिया। फिर जिम की भी हमने डिमांड की तो गवर्नमेंट ने कॉलेज में जिम भी दिया हुआ है। तो जितनी भी फैसिलिटीज़ हमारे पास सरकार की तरफ से हमें रिक्वेस्ट हम जब भी डालते हैं तो स्पोर्ट्स के लिए हरियाणा में खासकर स्पोर्ट्स के लिए हर एक चीज़ है वो तुरंत आ जाती है और स्पोर्ट्स के लिए कहीं पैसे की कमी नहीं है। इसलिए खिलाड़ियों को जो फैसिलिटीज़ चाहिए वो हमें यहाँ पे सारी इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की फैसिलिटीज़ हैं। ये इस गुरुग्राम के द्रोणाचार्य गवर्नमेंट कॉलेज में है। और खिलाड़ियों को जो गांव से, आसपास के गांव से आते हैं तो उनको भी एक फील गुड, अगर हम खिलाड़ी को स्टार्टिंग में ही इंटरनेशनल लेवल की फील कराते हैं तो उसके सपने अपने आप ही ऑटोमेटिक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के बनते हैं। तो बड़ी तकलीफ होती है कि जो लड़कियां बिल्कुल गांव से मिट्टी से खेल के एकदम नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर उतरती हैं। मैं फर्स्ट 2010 में जब एशियन गेम्स में हमारी लड़कियों को कैमरा का ही एक्सपोजर नहीं था, तो कैमरा ही जब उन्होंने फेस नहीं किया था तो इंटरनेशनल लेवल पर जब चारों तरफ कैमरा था तो उनके अंदर एक नर्वसनेस जो मुझे दिखाई दी थी, तो वो भी मैं सारे खिलाड़ियों को, क्योंकि वो स्पेक्टेटर्स को भी नहीं फॉलो कर पा रही थी, उनको देख के घबरा रही थी। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान में रख के मैं ट्रेनिंग करती हूँ कि खिलाड़ी को जब इंटरनेशनल लेवल पर जाए तो उससे पहले उन सारी चीज़ों से एक्सपोज करा देना चाहिए जब वो उसको इंटरनेशनल लेवल पर फेस करनी है। तो आज आने वाले समय में मैं भी अगले कतार में लड़कियों के ऐसे रोल मॉडल देखना चाहती हूँ। गांव की पगडंडियों से शुरू हुआ डॉक्टर सुनील डबास का ये सफर आज सफलता की उन बुलंदियों को छू रहा है जो अपने आप में गौरव और प्रतिष्ठा की बात है। 2005 में ये भारतीय राष्ट्रीय कबड्डी टीम की कोच बनी। 2006 में श्रीलंका की राजधानी कोलंबो में आयोजित 10वें दक्षिण एशियाई खेलों में सुनील की अगुवाई में भारतीय महिला कबड्डी टीम ने स्वर्ण पदक जीता। 2007 में तेहरान में दूसरे एशियाई चैंपियनशिप में
डबास के नेतृत्व में भारतीय टीम ने एक बार फिर स्वर्णिम सफलता हासिल की। 2008 में मदुरई में तीसरे एशियाई चैंपियनशिप में भी डबास की लड़कियों ने कमाल करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम किया। 2010 में ढाका में 11वें सैफ गेम्स में भारतीय महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर सुनील डबास की कोचिंग पर एक और गोल्डन स्टैंप लगा दिया। 2010 में ही चीन के ग्वांगझू में 16वें एशियाई खेलों में भारतीय महिला टीम ने स्वर्ण पदक जीता तो डबास की प्रतिष्ठा और बढ़ गई। वर्ष 2012 सुनील के लिए कई मायनों में शानदार रहा। पटना में हुए कबड्डी विश्व कप में भारत ने स्वर्ण पदक जीता तो डबास की खुशी की सीमा न रही। 2013 में चौथी इंडोर एशियाई खेलों में भारतीय टीम ने स्वर्ण पदक जीतकर एक और नई उपलब्धि हासिल की। बतौर कोच लगातार शानदार प्रदर्शन करने वाली डॉक्टर सुनील डबास को भारत सरकार ने वर्ष 2012 में द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया। 2014 में डॉक्टर सुनील डबास को देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्मश्री से नवाजा गया। सुनील पहली ऐसी महिला हैं जिन्हें द्रोणाचार्य पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार दिया गया है। भारतीय कबड्डी के इतिहास में वो पहली महिला कोच हैं जिन्हें पद्मश्री और द्रोणाचार्य पुरस्कार दिया गया है। इन सब के अलावा उन्हें हरियाणा सरकार कई सम्मान से सम्मानित कर चुकी है। डॉक्टर डबास को लिखने का भी शौक है और उन्होंने फिजिकल एजुकेशन सहित खेल और विज्ञान पर आधारित कई पुस्तकें लिखी हैं जो आज की पीढ़ी का मार्गदर्शन कर रही हैं। डॉक्टर सुनील कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सेमिनारों में कई रिसर्च पेपर्स प्रेजेंट कर चुकी हैं। अपने अनुभव के सहारे सुनील आने वाली पीढ़ियों का भी मार्गदर्शन करना चाहती हैं और देश के लिए कई ऐसे खिलाड़ियों का निर्माण करना चाहती हैं जो तिरंगे की आन, बान और शान को वैश्विक खेल प्रतियोगिताओं में कायम रखें। तो ये थे सुनील डबास, भारतीय महिला कबड्डी टीम की कोच, एक जाना माना नाम जिन्होंने भारत को एक नई पहचान दी और किस तरह से उन्होंने बच्चों की एक टीम तैयार की, कैसे प्लेयर्स आगे तक ले गई। डिटर्मिनेशन, डेडिकेशन का एक नाम जिन्होंने पढ़ाई के साथ साथ खेलों को एक नया आयाम दिया। तो आज बनी है वो एक खास अचीवर, इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए ये खास पर्सनालिटी। अगले कार्यक्रम में फिर होगी मुलाकात एक ऐसी ही खास अचीवर के साथ। तब तक के लिए हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।